हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में बात करेंगे जेईबी के पेपर 3 एएफएम में मॉड्यूल बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसका चैप्टर 12 है बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इस वीडियो से हम मॉड्यूल बी की शुरुआत करते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होता है, देन बैलेंस शीट इक्वेशन को कंप्यूटेशन मतलब उसको जांचते कैसे हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, अगर हम अपने बिजनेस में कोई एसेट्स को अगर उधार पर खरीद रहे हैं, मतलब कोई बिजनेस में एसेट्स उधार पर खरीद रहे हैं, तब हमने क्या किया? हमने अपने बिजनेस के लिए एसेट क्रिएट करी। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि हमने उधार पर खरीदी है, तो हमने हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट कर ली है। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा दायित्व है कि हमको भविष्य में जाकर इसका पैसा जो है चुकाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हम अगर एसेट्स क्रिएट करते रहेंगे उधार पर, तो वैसे वैसे ही हम लाइबिलिटी भी उतनी ही अमाउंट से क्रिएट करेंगे। इन एनी बिजनेस, टू गेट समथिंग एन एसेट यू मस्ट गिव समथिंग अप और प्रॉमिस टू पे इट लेटर। तो मतलब अगर आपको बिजनेस में कुछ चाहिए, तो जैसे एसेट चाहिए, तो आपको कुछ उसके बदले में पे करना पड़ेगा। ठीक है, दिस सिंपल आइडिया इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। और ये ही फाउंडेशन है अकाउंटिंग की। कैसे? जब हमने डबल एंट्री सिस्टम की बात करी थी कि बिजनेस के अंदर डबल एंट्री चलती है, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे? वहां पे हम जितनी अमाउंट को डेबिट कर रहे थे, उसके इक्वलेंट अमाउंट को हम क्रेडिट कर रहे थे। जितनी अमाउंट को हम डेबिट कर रहे थे, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट को हम क्रेडिट कर रहे थे। और ये ही जो बेसिक अकाउंटिंग है उसकी फाउंडेशन है। ठीक है, इट मीन्स दैट द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस की टोटल जो एसेट है वो इक्वलेंट होगी टोटल लायबिलिटी की। ठीक है, ये बात हम यहां तक हम समझ गए हैं। अब थिंक द लायबिलिटीज टू पार्ट्स। अब हमको ये मानना है कि लायबिलिटी जो है ना, वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब ऐसा क्यों? देखो, एक तो होता है कि एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। ये दोनों ना, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं हमारे अकाउंटेंट की नजर में। हम अगर देखें तो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, अब जब कोई बिजनेसमैन अपना पैसा मतलब कैपिटल, जो कैपिटल लगाकर कोई बिजनेस शुरू करता है, तो जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल है जो बिजनेसमैन ने लगाई है, वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्योंकि ये पैसा उसको बिजनेस का खुद का नहीं है, वो बिजनेसमैन से उसने लिया है। इस बिजनेस ने ये अपना काम चलाने के लिए ये जो कैपिटल ली है, ये किससे लिए? बिजनेसमैन से। तो ये बिजनेस की, क्योंकि हम बुक्स मेंटेन करते हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी, बिजनेस का है दायित्व। ठीक है, क्योंकि इस पैसे के ऊपर उस बिजनेसमैन को हमको पैसा कमा कर देना है। ठीक है, और इसी पैसे पर उसको प्रॉफिट देना है, और ये पैसा हमको पे बैक भी करना रहेगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये कैपिटल जो है बिजनेसमैन ने लगाई है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, तो एक तो लायबिलिटी ये होगी जो उसने कैपिटल लगाई है। दूसरा ये है कि जो पैसा हमने बाहर बाहर किसी लेंडर से, किसी बैंक से या किसी इंडिविजुअल से हमने जो लोन लिया है, ठीक है, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी? हमारी लायबिलिटी, क्योंकि वो भी हमको पे बैक करनी है। ठीक है, तो लायबिलिटी के दो पार्ट हैं। क्लेम ऑफ आउटसाइडर, दिस इज द मनी ऑफ बिजनेस ओन्स टू अदर्स लाइक सप्लायर, लेंडर और बैंक। तो हमने सप्लायर से कुछ सामान उधार ले रखा है, लेंडर से पैसा उधार ले रखा है, और या बैंक से पैसा उधार ले रखा है, तो ये हमारे लिए होगी लायबिलिटी। दूसरी लायबिलिटी होगी क्लेम्स टू ओनर्स। जो ओनर जो पैसा लगाकर हम बिजनेस शुरू करेगा, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए होगी लायबिलिटी। दिस इज द मनी फ्रॉम द ओनर्स हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जो इन्वेस्ट करके किसी ओनर ने काम चालू किया है, तो वो भी उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द टोटल क्लेम ऑफ द ओनर विच इंक्लूड्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्लस एनी अकोमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस इज नोन एज नेटवर्थ। अब क्या कहना चाह रहा है? जब हमको किसी की नेटवर्थ देखनी है, तब हम ये देखते हैं कि उस बिजनेस का कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी, प्लस उस कैपिटल पे उसके रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, मतलब उसने प्रॉफिट कितना कमाया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तब उस बिजनेस की हमको मिल जाएगी नेटवर्थ। ठीक है, देखो कैसे मिलेगी। हम ना बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे एसेट लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे।
यहाँ लाइबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, एक आपको ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सॉरी गलत बता दिए, यहाँ पे लाइबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पे एसेट लिखेंगे। ठीक है, अब एसेट्स में क्या है कि हमारा कैश, स्टॉक, कोई इन्वेंट्री, कोई प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब हमारी एसेट्स हैं, ये यहाँ लिख देंगे। लाइबिलिटीज में सबसे पहले तो कैपिटल जो कि शुरू में इन्वेस्ट की थी, देन रिजर्व एंड सरप्लस जो कि प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है, जो आप बिजनेस के अंदर कोई पैसा रिजर्व में अलग से रखे वो। देन हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब कि लोन जो ले रखे हैं, ठीक है, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, ये सबका टोटल जो है वो हमारा बैलेंस शीट है। इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा बराबर आएगा, मतलब लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। अब जब हमको हमारे बिजनेस की निकालनी है नेटवर्थ, जब नेटवर्थ निकालनी है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा यार, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो नेटवर्थ क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हमारी नेटवर्थ निकल के आती है। ठीक है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन, ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारी नेटवर्क। A very important concept is accounting is that the business and its owner are treated as two separate entities। तो यही बात कहना चाह रहा है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो इनको टू सेपरेट एंटिटीज में हमको मानकर चलना होगा। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमको जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करनी है तो वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएगी। तो इवन द ओनर कैपिटल इज कंसीडर्ड ए लायबिलिटी बिकॉज इट्स मनी दैट द बिजनेस ओन्स टू द ओनर, क्योंकि बिजनेस में पैसा अपने बिजनेसमैन से उधार पर ले रखा है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी? लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज समझ लिया कि लायबिलिटी किसको बोलते हैं और एसेट्स किसको बोलते हैं, और हमेशा एसेट्स बराबर लायबिलिटी रहता है। तो ये ही बैलेंस शीट इक्वेशन है, बैलेंस शीट इक्वेशन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द रिलेशनशिप्स वी जस्ट डिस्कस्ड कैन एक्ट बी पुट इनटू ए सिंपल फॉर्मूला कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये जो रिलेशनशिप हमने डिस्कस करी है, ये ही लायबिलिटी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी रहेगा। इट स्टेट्स दैट व्हाट ए बिजनेस ओन्स इट्स एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द व्हाट इट ओज इट्स लायबिलिटी टू आउटसाइडर और ओनर्स। तो मतलब जो बिजनेस ओन करता है, तो बिजनेस का खुद का है, उसकी एसेट्स इक्वल होगी उसकी लायबिलिटी के जो कि उसके बिजनेसमैन ने उस पर लगाया या किसी आउटसाइड से हमने लोन लिया। तो इक्वेशन होगी एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब लायबिलिटी क्योंकि हमने इसको दो भाग में बांटा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज टू आउटसाइडर एंड कैपिटल ओनर्स क्लेम। तो जो कैपिटल ओनर ने लगाई वो प्लस लायबिलिटी टू आउटसाइडर, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो एसेट्स हमारी बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने बात करी तो ये तो हो जाएंगे ओनर का, और यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ही हो जाएगी आउटसाइडर की। ठीक है, और इनका टोटल, क्योंकि ये जिनका टोटल है ये टोटल इसके बराबर होगा, ये सारी एसेट्स के। तो हम बोल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू ओनर कैपिटल प्लस आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट, सॉरी आउटसाइडर डिमांड। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी टू आउटसाइडर और कैपिटल ओनर क्लेम। ठीक है, देन दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, यू कैन रीअरेंज इन द फ्यू वेज। और देखो अब हमको जब लायबिलिटीज निकालनी होगी हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हमको लायबिलिटी निकालनी है तो लायबिलिटी यहाँ निकाली, ये कर दी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल कर सकते हैं कि लायबिलिटीज को यहाँ ले आए और एसेट्स को इधर ले गए। ठीक है, और ये माइनस में चला जाएगा, और अगर कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बैलेंस एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन। तो ये इस प्रकार से क्या है, जो हमारी सभी ट्रांजेक्शन्स को है वो बैलेंस करके चलेगा, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तब हम एक अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट करते हैं, तो हम जब इक्वल अमाउंट से ही चल रहे हैं तो ये इनका टोटल हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज रहेगी। ठीक है, और लायबिलिटीज दो पार्ट में होती है, एक ओनर की कैपिटल होती है, एक हम बाहर से उधार लेके आते हैं। अब आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम कैश में लेके आ रहे हैं, हमने सामान जो उधार पे लिया, ठीक है, वो भी हो सकता है। किसी भी तरह की जो भी हमारे बिजनेस के पूरे बिजनेस के दायित्व हो जाए किसी भी प्रकार के हैं, तो वो सारी आउटसाइडर लायबिलिटी कहलाएगी। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज आउटसाइडर और कैपिटल क्लेम। देन अब इनको ओवरऑल टोटल लायबिलिटी बोलेंगे, तो इन दोनों के लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है बैलेंस शीट इक्वेशन
आपके पूरे अकाउंटिंग का अंदर चलेगी, ठीक है। और यही आपको ध्यान में रखनी है। जब हम बैलेंस शीट देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब आपको ये बैलेंस शीट इक्वेशन बहुत काम आएगी, ठीक है। और एग्जाम के अंदर कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेता है कि लाइबिलिटीज हमको निकालनी है और एसेट्स और कैपिटल दे रखी है, तो लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या रहेगा। तब आपको बताना होगा कि एसेट्स में से अगर हम कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटीज आ जाएगी। और इससे भी अच्छा आप बस इतना ध्यान रख लेना बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लाइबिलिटीज लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम एसेट्स लिखेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बात करी कि यहाँ पे आती है कैपिटल, यहाँ आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और यहाँ आता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। देन इधर एसेट्स में कैश, कोई स्टॉक, या हम बात करें कोई भी कैपिटल जैसे गुडविल, और हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारी हमारी जो है डेटर्स हो सकते हैं, डेटर देनदार जो हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स हो जाएंगी। अब ये हमारी लाइबिलिटीज होगी। जो ये टोटल आएगा, तो हम ये तो जानते हैं कि टोटल हमेशा, जैसे ये ए आता है और ये बी आता है मान लो, तो ए इजिकल टू बी हमेशा रहेगा, तो एसेट इजिकल टू लाइबिलिटी हमेशा रहेगा। अब जो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये हमारी नेटवर्थ होती है, ये भी हमको पता है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो ये ओनर के लिए प्रति हमारी लाइबिलिटी है, और ये जो हमारी है आउटसाइडर के प्रति हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तब हमने ये कह सकते हैं कि एसेट्स अगर इजिकल टू लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एसेट्स इजिकल टू, क्योंकि ये टोटल लाइबिलिटीज ये है, टोटल लाइबिलिटी ये है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एसेट्स इजिकल टू ओनर के पैसा, ओनर की कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। ये भी हो सकता है। अब जब हमको ये निकालना हो कि आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, आउटसाइडर की लाइबिलिटी कितनी है, या कई बार इसको डायरेक्ट लाइबिलिटी भी बोल देते हैं, तो आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है, तो हमको ये करना होगा कि एसेट्स माइनस ओनर कैपिटल कर सकते हैं, या डायरेक्ट सिंपल कैपिटल भी लिखा हुआ आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद कुछ नहीं रखना, बस आपको यही देखना है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी है, तो ये आगे चल के लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल भी बन सकता है। और दूसरा, अगर कैपिटल पूछ ले, तब आपको क्या करना है कि कैपिटल इधर चला जाएगा और लाइबिलिटी इधर आ जाएगी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी अगर कर देंगे, क्योंकि इस लाइबिलिटी के अंदर सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी इंक्लूड है, तो हमारी कैपिटल बिजनेस की निकल के आ जाएगी। जैसे अगर हमको ये निकालनी है, क्योंकि ये कैपिटल है, तब हमको ये पूरे टोटल में से अगर हम इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, तो हमारे को ये जो कि हमारी कैपिटल है वो मिल जाएगी, ठीक है। और यही बात यहाँ कही गई है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो यही यहाँ पे किया हमने, एसेट्स माइनस ये लाइबिलिटी हमने माइनस कर दी, तो हमारी कैपिटल निकल के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन। अब बैलेंस शीट इक्वेशन किस प्रकार से बनाई जाती है, और हर बार क्या बैलेंस शीट इक्वेशन मैच करती है, क्या हर बार एसेट्स माइनस लायबिलिटी होते हैं, चलो देखते हैं। इमेजिन मिस्टर आर स्टार्ट ए बिजनेस, लेट्स चेक हाउ द बैलेंस शीट चेंजेस विद ईच ट्रांजेक्शन। अब मिस्टर आर का बिजनेस है और उसमें वो हर बार ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं, तो हर ट्रांजेक्शन होने पर बैलेंस शीट पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ट्रांजेक्शन 1, मिस्टर आर स्टार्ट ए बिजनेस वर्थ 20,000। अब 20,000 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो 20,000 की बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगी, 20,000 रुपये कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। और वो बिजनेस के अंदर 20,000 रुपये लेके आए, तो बिजनेस के अंदर कैश लेके आए, तो कैश बिजनेस के लिए क्या, एसेट्स, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल 20,000 आ गई और कैश भी 20,000 आ गई, तो 20,000 और इज इक्वल टू 20,000, तो ए इज इक्वल टू बी हमारा हो गया, ठीक है। तो यहां से उसने शुरुआत करी, अब बिजनेस में कुछ काम नहीं हुआ है,
बस इतने ही 20,000 लेके आया, तो कैपिटल लाइबिलिटी में 20,000 आ जाएगा और कैश में 20,000 आ जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के पास अभी 20,000 कैश अवेलेबल है। देन अगर वो सेकंड ट्रांजेक्शन करता है, द बिजनेस बायस मशीनरी वर्थ 1,000 रुपीज। अब उसने 1,000 की मशीनरी खरीद ली। अब 1,000 की मशीन खरीदी, तो क्या खरीदा उसने? 1,000 की मशीन। तो मशीन कैसे खरीदी? 1,000 कैश देके। तो 20,000 थे उसके पास, तो 1,000 गया, तो अब पैसा उसके पास कितना लगेगा? 19,000। और मशीन क्या है? हमारे लिए एसेट्स है। मशीन हमारे लिए एसेट है, तो 1,000 की मशीन आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं, कैपिटल जितना पैसा ले गया वो 20,000। अब उस 20,000 से हमने कैश, तुम्हारा 20,000 आया था, उसमें 1,000 की मशीन थी, तो 19,000, और मशीनरी आ गई 1,000। तो टोटल बैलेंस शीट का हमेशा 20,000 ही 20,000 रह गया। तो ए इज इक्वल टू बी फिर से हो गया। तो बैलेंस शीट मतलब मैच कर रही है, हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन काम कर रही है। देन ट्रांजेक्शन 3, द बिजनेस बाय गुड्स वर्थ 2,000 रुपीज इन कैश। अब उसने 2,000 रुपए के गुड्स खरीद लिए, मतलब क्या खरीद लिया? स्टॉक, कोई सामान खरीद लिया 2,000 रुपए का। अब इससे क्या होगा? कैश जो हमारी हमारी जो कैश 19,000 रुपए रह गई थी, ये 2,000 रुपए से और कम हो जाएगी। ठीक है, और गुड्स हमारे स्टॉक क्या हमारा एसेट्स है, तो स्टॉक हमारा 2,000 रुपए ऐड हो जाएगा। ये देखो, कैपिटल वही, क्योंकि कैपिटल 20,000 रुपए लेके आया था, तो 20,000 का 20,000 लाइबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में क्योंकि 19,000 रह गए थे, 2,000 का उसने गुड्स खरीद लिया, 17,000, मशीनरी 1,000, और गुड्स मतलब स्टॉक उसका 2,000। तो फिर से हमारा ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है, द बिजनेस बाय गुड्स फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ? 5,000 रुपए का सामान जो गुड्स खरीदा उसने उधार पर, क्रेडिट पर खरीदा। अब अगर उसने उधार पर खरीदा, तब उसने क्या क्रिएट किया? उसने एसेट खरीद ली, एक तो उसने गुड्स खरीदा, मतलब स्टॉक उसका 5,000 से बढ़ गया, और साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने माल जो है उधार पर लिया है, और उसको फ्यूचर में चलकर उसका पैसा पे करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो उसका लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स मतलब उसके देनदार हो जाएगा, अब उससे कोई पैसा 5,000 रुपये मांगेगा फ्यूचर में, और साथ ही साथ उसका स्टॉक बढ़ जाएगा 5,000 से। अब ये देखो, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल ले गया था 20,000, तो 20,000 लिखा है, और कैश हमारा 17,000, क्योंकि कैश तो हमारा पे हुआ ही नहीं, लास्ट हमारा 17,000 कैश बचा था, और 17,000 का 17,000 ही हमने लिख रखा है। देन मशीनरी हमने 1,000 की खरीदी थी, वो भी पड़ी है। अब स्टॉक जो हमारा 2,000 का था, क्योंकि हमने 5,000 का उधार में और स्टॉक खरीद लिया, तो हमारा स्टॉक हो गया 7,000 का। ठीक है, और हमने 5,000 रुपए का उधार तो लिया, क्योंकि हम अब हमारे लेनदार हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हमारे क्रेडिटर हो गए, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो 5,000 का क्रेडिटर हमारे ऐड हो जाएंगे। अब बैलेंस शीट का टोटल जो आएगा 25,000, और इधर भी आ जाएगा 25,000। तो ए इज इक्वल टू बी हमेशा हो जाएगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी हमेशा आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसने क्या करी? द बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन 5,000 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 3,000। अब उसने उधार पर सामान बेचा है 5,000 रुपए का, जिसकी कॉस्ट उसको पड़ी थी 3,000 रुपए की। तो मतलब 3,000 का सामान हमने 5,000 में सेल किया, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की, हमने सामान बेचा उधार पर। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि हमने बात करी थी कि हम जो प्रॉफिट दिखाते हैं, वो प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे। तो 2,000 रुपए तो हमको लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना है, क्योंकि लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि हमने पैसा किससे ले रखा है? बिजनेसमैन से। ठीक है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस है, तो हमारी लाइबिलिटी साइड में रहता है। ठीक है, तो 2,000 रुपए तो हमको वहां दिखाने हैं। अब हमने जो सामान उधार में बेचा है, तो अब हमारे क्या बन जाएंगे? डेटर्स, कि हमको वो भविष्य में जाके हमको पैसा पे करेगा, तो हमारे देनदारी बन जाएगी। तो हमको वो पैसा कितना देगा? 5,000 रुपए, जो कि एसेट साइड में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो और अभी 3,000 रुपए का हमने जो सामान बेचा है, तो हम हमारा 3,000 रुपए का स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। अब क्योंकि स्टॉक को क्यों है ना, स्टॉक हम हमेशा या तो कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस, जिस जो दोनों इनमें से कम होगा, जो लोअर होगा, उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारा कॉस्ट स्टॉक जो है वो कभी भी हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते, हम या तो कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस जो कम है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस पे ही इसको रिकॉर्ड किया था, तो हमारा स्टॉक जहाँ 7,000 रुपये था, अब हमने 3,000 रुपये का स्टॉक उसको सेल कर दिया, तो 7,000 का स्टॉक जो है हमारा 3,000 माइनस करके 4,000 रुपये का बच जाएगा। उसके बाद हमने जो प्रॉफिट कमाया रिजर्व एंड सरप्लस में 2,000 रुपये ऐड हो जाएगा, और बाद में क्योंकि हमने उधार पर बाद में बेचा, तो डेटर जो है हमारे जो देनदारी हैं 5,000 रुपये बढ़ जाएंगी। डेटर्स मतलब जो भविष्य में जाके हमको पैसा पे करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल हमारी 20,000 वो लेके आया था, कैश हमारे पास 17,000 बचा था, 1,000 की हमने मशीनरी खरीद ली, स्टॉक हमने 7,000 का था, जिसमें 3,000 का हमने पोस्ट प्राइस पे सेल कर दिया, तो स्टॉक हमारा 4,000 का बच गया।
और 5,000 के डेटर हमारे क्रिएट हो गए। तो टोटल हमारा आ गया 27,000 का एसेट्स। और यहाँ पे देखें तो 5,000 के क्रेडिटर्स थे, रिजर्व एंड सरप्लस 2,000 हमारा प्रॉफिट बन गया और 20,000 कैपिटल लेके आया ही था, तो ये भी आ गया 27,000। तो ए और बी हमेशा इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है द बिजनेस पे 500 रुपीज फॉर रेंट एंड 500 रुपीज फॉर सैलरीज। तो टोटल 1,000 रुपये उसने पे किया। ठीक है, 1,000 रुपये पे किया। तो अब पे कैसे किया उसने? कैश के अंदर, कैश के अंदर पे किया। क्या किया? रेंट और सैलरीज। तब क्या होगा, क्योंकि अब कैश में पे किया तो हमारा जब हम खर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि खर्चा किससे कर रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम एक साइड सारी इनकम दिखाते हैं और एक साइड सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ये अभी आपको सोचने की बात नहीं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ना नेक्स्ट चैप्टर में आपको कवर कराऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम एक साइड इनकम दिखाते हैं और एक साइड एक्सपेंसेस दिखाते हैं। अब हमारा क्योंकि 1,000 रुपये खर्चा हुआ है, 1,000 रुपये खर्चा कहाँ से देंगे हम? हमारे प्रॉफिट से ही देंगे ना, जो हमने कमाया वहां से हम पैसा निकाल पाएंगे। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा था कितना? 2,000 रुपये। अब 1,000 रुपये का हमने एक्सपेंसिस हो गए, हमारे खर्चे हो गए, तो हम 1,000 रुपया वहां से निकाल देंगे। तब हमने क्या किया? रिजर्व एंड सरप्लस से 1,000 रुपया निकाल दिया। 1,000 रुपया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में रह जाएगा। और दूसरा हमने कैश दे दी 1,000, क्योंकि हमने पे किया ना उसको, तो कैश कितनी चलेगी हमारी? 1,000। तो 17,000 से हमारी कैश होगी 16,000। ठीक है, तो कैपिटल हमारी 20,000, रिजर्व एंड प्लस सरप्लस 1,000, क्रेडिटर हमारे वही 5 के 5,000, मशीनरी 1,000, स्टॉक 4,000 और डेटर 5,000। ठीक है, तो बाकी समय वही लिख दिया जो चेंजेस हुए ट्रांजेक्शन से। जैसे स्टॉक 7,000 4,000 ही था, डेटर 5,000 ही थे, तो इधर भी वही है 4,000 और 5,000। ठीक है, तो कहने का बात यह है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, तब बैलेंस शीट के दोनों तरफ लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों तरफ इक्वल प्रभाव पड़ता है, जिससे हर हमेशा लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल हमेशा इक्वल रहता है। और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा, तब हम हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर कोई ना कोई हमने एरर कर दिया है। ठीक है, as you see, after every transaction the total assets are always equal to the total liabilities. This is the dual effect principle of accounting. Every transaction affects the two accounts, keeping the equation in balance. तो क्योंकि dual अकाउंटेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि हम हमेशा डेबिट और क्रेडिट करते चलते हैं, तब हमेशा ही क्रेडिट और डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट्स इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट इक्वेशन हमेशा मैच होगी। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के अब आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ना इसकी प्रिपरेशन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया बैलेंस शीट क्या, कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन से क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप जनरल एंट्री निकाल के देखिए, अकाउंट में पोस्टिंग, दोबारा वीडियो देखिए एक बार उसकी, अकाउंट की पोस्टिंग करने की। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसकी क्या होता है वो। देन अभी जो इसके बाद ये 12 चैप्टर मैंने अपनों ने कर लिया, चैप्टर 13 जो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होती है, फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनती है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये किस प्रकार से बनती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर 13 चैप्टर। ठीक है, और इसमें से हमेशा ही आपके 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, वो क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन दैट प्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये गलत है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सही है। कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये गलत है। और लायबिलिटी इज ये भी गलत है। तो ठीक है, हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के आपके एग्जाम के रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। जैसे ये एक ट्रांजेक्शन है, व्हेन ए बिजनेस पेज मंथली रेंट ऑफ 5,000 इन कैश, हाउ डज द इफेक्ट टू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 5,000 रुपये अगर रेंट पे किया तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, आपको खुद से करना है। बस आपको इसके नीचे आंसर शीट मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। और इस चैप्टर की आपको क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा, आप क्विक रिवीजन भी लगा सकते हैं इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है।